एक क्वेश्चन और लिखो। देखो 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस ई फॉर इलेक्ट्रॉन, प्लस ई का मतलब हो गया कि प्रोटॉन, आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ए अपार्ट। आगे लिखो वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड on the line joining the two charges so that it be in equilibrium. Is this equilibrium be stable? क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा? एक चार्ज प्लस 4e यहाँ पर रखा हुआ है और प्लस ई यहाँ पर रखा हुआ है। दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल ए दे रखी है। इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, और इस ए बी लाइन के अलोंग कहाँ पर एक चार्ज रखें, थर्ड चार्ज, कि वो इक्विलिब्रियम में हो, प्लस क्यू चार्ज। और पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा क्या। दो बातें बताई थी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर चार्ज इक्विलिब्रियम में कहा गया है, तो इसका मतलब फोर्स ऑन डेड चार्ज विल बी इक्वल टू 0। देखो मान लेते हैं जो थर्ड चार्ज है उसको हम यहाँ पर रख रहे हैं, और मान लेते हैं कि पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस x के बराबर है। तो जो दूसरी डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी a माइनस एक्स के बराबर। तो देखो a के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसको हमने नाम दे दिया एफ ए। b के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसको नाम दे दिया एफ बी। ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। 1/4πε0 4e इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 ई इंटू क्यू अपान ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ई और क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हुआ, इसका स्क्वायर रूट ले लो, 2/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/a माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर हम प्लस साइन लें तो 2, यहाँ पर प्लस साइन लिया तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू 2/3 इंटू ए के बराबर। और अगर हम माइनस साइन कंसीडर करें, ये हो जाएगा 2a माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2a। अब देखो 2/3 है वो इन दोनों के बीच में होगा, और जो 2a आया है वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ कहीं पर होगा। a डिस्टेंस ये है, a डिस्टेंस ये, 2a ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पर हम q चार्ज को माने तो a के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, b के कारण भी फोर्स इधर ही लगेगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। इसलिए ये वाला हमारा आंसर होगा गलत। हमारा आंसर क्या सही होगा, 2/3 a के बराबर। अब देखो इस क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट पूछा गया है वो ये कहा गया है कि क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। देखो
अगर हम इस डिस्टेंस को आर ए मान लें और इस डिस्टेंस को आर बी मान लें, तो देखो Yes, एफ ए बराबर एफ बी के था, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4e इंटू क्यू अपान आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ई इंटू क्यू अपान आर बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को क्यू को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करें, तो अगर हम राइट में शिफ्ट कर दें तो आर ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, आर बी की वैल्यू घट जाएगी। आर ए की वैल्यू बढ़ने से एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी तो नेट फोर्स किधर लगेगा, सर, लेफ्ट साइड। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन पर फिर से वापस लौट आएगा। हाँ सर, कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल। यस, स्टेबल। इसी तरीके से अगर हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो नेट फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में, और ये चार्ज पार्टिकल फिर से अपनी पोजीशन पर लौट आएगा। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, सर स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, नोट कर लो। अब देखो अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा होता तो एफ ए की डायरेक्शन ये होती और एफ बी की डायरेक्शन ये होती। अगर ये इक्विलिब्रियम में होता तो एफ ए बराबर एफ बी के होता। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा एफ ए बराबर एफ बी के, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम होगा, तो डिस्टेंस तो हमारी यही आएगी। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर दें, तो राइट में शिफ्ट होने का मतलब आर ए की वैल्यू बढ़ेगी, एफ ए की वैल्यू कम होगी, आर बी की वैल्यू डिक्रीज होगी, एफ बी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो एफ बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एफ ए की वैल्यू कम हो रही है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड, हाँ, ये, अनस्टेबल हो जाएगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल अगर हम सर। यहाँ पर बीच में माइनस क्यू चार्ज रख दें तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल सर। हाँ नोट कर लो। तो देखो हमारे पास जो कंक्लूजन निकला है वो क्या है, अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं, देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में होगा। और अगर बीच वाला चार्ज इन दोनों के नेचर की तरह है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव है, बीच वाला भी पॉजिटिव है, और अगर ये दोनों निगेटिव है, बीच वाला भी निगेटिव है, तो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल। अगर ये दोनों निगेटिव हो, ये भी निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो, बीच वाला हाँ चार्ज पॉजिटिव होगा, तो यस सर। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। अगर जो साइड में चार्जेस हैं +4e और +e, बीच वाला चार्ज इन दोनों के नेचर की तरह है, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल। अगर अपोजिट नेचर का है तो अनस्टेबल। अब देखो, अब अगर हम इस वाले चार्ज को यस निगेटिव कर देते हैं, तो देखो ए के कारण जो फोर्स लगेगा, इस वाले चार्ज को पॉजिटिव ही रखते हैं, तो देखो ए के कारण जो फोर्स लगेगा, ए के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और बी यस के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो अब देखो ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसका यस सर। मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं मिल सकता। कहाँ मिलेगा, बाहर की तरफ, यहाँ पर मिलेगा, इस पोजीशन पर मिलेगा। और ये डिस्टेंस हमारी कितनी निकली थी, 2a के बराबर।
तो अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो इक्विलिब्रियम विद इन नहीं मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा। और अगर इसका नेचर छोटे वाले चार्ज की तरह है, पहली बात तो ये है कि आउटसाइड मिलेगा, और दूसरी बात ये है कि नियरर टू द स्मॉलर चार्ज मिलेगा, छोटे वाले चार्ज के पास में मिलेगा, इस साइड में नहीं मिल सकता। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर ये वाला चार्ज बड़ा है तो डिस्टेंस भी बड़ी होनी चाहिए, ये वाला चार्ज छोटा है तो डिस्टेंस भी छोटी होनी चाहिए। तो ठीक इसके है। करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कम होगी और इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ज्यादा होनी चाहिए। तो कहाँ पर मिलेगा? नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। अब अगर इस चार्ज Q का नेचर छोटे वाले चार्ज की तरह है तो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल, और अगर इसका नेचर बड़े वाले चार्ज की तरह है तो होगा अनस्टेबल। अब इसको हम तुम्हें जनरलाइज फॉर्म में लिखाई दे रहे हैं। देखो, केस फर्स्ट, हमने दो चार्ज कंसीडर किए, कैपिटल Q एंड कैपिटल Q डैश। Q एंड Q डैश ये दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं। या तो दोनों को पॉजिटिव मान लें या दोनों को नेगेटिव। एक हमने बात और मान ली है, Q इज ग्रेटर देन Q डैश। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलेगा? नियरर टू द स्मॉलर चार्ज, यहाँ पर मिलेगा इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पर रखे हुए चार्ज का नेचर इन दोनों चार्जेस की तरह है, यानी ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल। Q एंड Q डैश अगर पॉजिटिव हैं और Q भी पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल। Q एंड Q डैश पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो कैसा होगा? अनस्टेबल। Q एंड Q डैश ये दोनों निगेटिव हैं, Q अगर पॉजिटिव है तो कैसा होगा? अनस्टेबल। और Q अगर निगेटिव है तो स्टेबल। तो पूरी बात फिर से सुन लो। अगर Q एंड Q डैश दोनों सेम नेचर के हैं और Q जो है Q डैश से बड़ा है, तो इक्विलिब्रियम विल बी established within the two charges nearer to the smaller charge. Equilibrium will be established within the two charges nearer to the smaller charge. If the nature of this charge, यानी Q, small q, is similar to capital Q and Q dash, then the equilibrium will be stable. And if the nature of small q is opposite to Q and Q dash, then the equilibrium will be unstable. नोट कर लो। अब देखो दूसरा केस, केस सेकंड। फिर से हमने दो चार्ज कंसीडर कर लिए, कैपिटल Q एंड Q डैश। अब की बार Q एंड Q डैश को हमने अपोजिट नेचर का लिया है, एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव। फिर से कैपिटल Q को Q डैश से बड़ा माना है। अब की बार जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा वो नियरर टू द स्मॉलर चार्ज स्टेब्लिश होगा, मगर आउटसाइड स्टेब्लिश होगा। यहाँ पर हमने चार्ज Q ले लिया। अगर इस चार्ज का नेचर छोटे वाले चार्ज के नेचर की तरह है तो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल, और अगर इसका नेचर बड़े वाले चार्ज की तरह है तो इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल। जैसे मान लें ये कैपिटल Q है, ये Q डैश है, ये Q डैश है, ये हमने मान लिया पॉजिटिव, ये निगेटिव। यहाँ पर चार्ज रखा है Q। अगर ये निगेटिव है तो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल, और अगर ये पॉजिटिव है यानी कि बड़े वाले चार्ज की तरह है तो कैसा होगा? अनस्टेबल। इसी तरीके से अगर हम इसको निगेटिव मान लें, इसको पॉजिटिव मान लें, यहाँ पर चार्ज Q है रखा हुआ, आउटसाइड मिलेगा तो यहाँ पर होना चाहिए। अगर इसका नेचर निगेटिव मान लें तो कैसा होगा? अनस्टेबल। और इसको अगर हम पॉजिटिव मान लें
तो कैसा होगा? स्टेबल। Stable. ठीक है, छोटे वाले चार्ज की तरह है तो स्टेबल, और बड़े वाले Yes. चार्ज की तरह है तो अनस्टेबल। ठीक है, तो फिर से पूरी Yes. बात सुन लो। इफ कैपिटल Q and कैपिटल Q dash are of opposite nature, then the equilibrium will be established outside the two charges nearer to the smaller charge. If the nature of charge small q is similar to Q dash, यानी कि smaller charge, then the equilibrium will be stable. And if the nature of charge small q is similar to the bigger charge, then equilibrium will be unstable. फिर से सुन लो। If nature of the charge small q is similar to that of smaller charge, then the equilibrium will be stable. And if nature of the charge small q is similar to the bigger charge, then the equilibrium will be unstable. नोट कर लो। अब जैसे ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, यहाँ पर देखो +4e4 रखा था, यहाँ पर +e4 रखा था, तो यहाँ पर हमको इक्विलिब्रियम मिला था, ये डिस्टेंस x के बराबर, तो हमको इक्विलिब्रियम मिल रहा है x इक्वल टू 2/3a पर। और अगर q चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल। और अगर निगेटिव है तो अनस्टेबल। इसी तरीके से अगर हम देखें, केस सेकंड, यहाँ पर -4e है, यहाँ पर -e है, दोनों सेम नेचर के हैं, तो इक्विलिब्रियम फिर से विद इन द टू चार्जेस मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? 2/3a पर मिलेगा। और अगर q का नेचर निगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और अगर पॉजिटिव है तो अनस्टेबल। अच्छा, अब फिर से देखो तीसरा केस, तीसरा केस, यहाँ पर हमने +4e ले लिया, यहाँ पर हमने -e ले लिया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलेगा? आउटसाइड द टू चार्जेस नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। कहाँ पर मिलेगा? x इक्वल टू 2a पर। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस हो जाएगी x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a डिस्टेंस पर मिलेगा। और यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है, अगर वो निगेटिव है यानी छोटे चार्ज की तरह, तो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल। और अगर बड़े वाले चार्ज की तरह है इसका नेचर, तो होगा अनस्टेबल। अच्छा, अब इसी तरीके से चौथा केस देख लो। चौथा केस, यहाँ पर -4e रखा है, यहाँ पर +e, तो अब की बार फिर से इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलेगा? आउटसाइड टू दीज टू चार्जेस। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। यहाँ पर हम Q चार्ज को रखा हुआ मानेंगे, और ये डिस्टेंस हो जाएगी x इक्वल टू 2a। और अगर स्मॉल q चार्ज का नेचर पॉजिटिव है यानी छोटे वाले चार्ज की तरह, तो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल। और अगर स्मॉल q का नेचर निगेटिव है यानी कि बड़े वाले चार्ज की तरह, तो होगा अनस्टेबल। ठीक है, तो देखो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, सारे केस मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक, नोट कर लो सब।
एक क्वेश्चन लिखो पॉइंट चार्जेस प्लस 4q माइनस q and plus 4q are kept on the x-axis at point x is equal to 0, comma ठीक। x is equal to a and x is equal to 2a respectively. Then option first, only minus q is in stable equilibrium. Only minus q is in stable equilibrium. Option second, all the charges are in stable equilibrium. Third option, all the charges are in unstable equilibrium. Fourth option, none of charges is in equilibrium. None of charges is in equilibrium. देखो यहाँ पर प्लस 4q रखा है, यहाँ Yes. पर प्लस 4q रखा है, x इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू a ये पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू 2a ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर माइनस q चार्ज है। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम इस चार्ज की बात करें, बीच वाले चार्ज की, इसको नाम दे दिया m, इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b। तो देखो अगर हम m चार्ज की बात करें तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। एफ ए लगेगा इस डायरेक्शन में और एफ बी लगेगा इस डायरेक्शन में। और चूंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए ये दोनों फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो है। अब स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, देखो ये वाला पहला वाला केस, ये दोनों पॉजिटिव हैं और अगर बीच वाला निगेटिव हो जाए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसका मतलब ये वाला चार्ज जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब अगर हम चार्ज बी की बात करें या ए की बात करें, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो 0 होना चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब हुआ इस पर अगर हम फोर्स निकालें तो देखो एफ ए, इस पर देखो एफ ए फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और एफ एम फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। एफ ए की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 4q इंटू 4q अपॉन 2a का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4πε0, 4 से 4 कैंसिल, 4q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये हुआ। एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0 q इंटू 4q, ठीक है, ये वाला q चार्ज, ये 4q चार्ज अपॉन a स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 1/4πε0 4q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो Yes. एफ ए और एफ एम ये दोनों बराबर हैं, तो एफ ए और एफ एम आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में तो होगा। अब स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, तो देखो इसका नेचर बड़े वाले चार्ज की तरह है ना? तो कैसा इक्विलिब्रियम होना चाहिए? अनस्टेबल। ये वाला केस देखो, है ना? इसी तरीके से अगर हम इस वाले चार्ज की बात करें, तो ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में तो हैं और तीनों ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हैं। Yeah. कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? C. हाँ, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक फिगर बनाओ। एक्स एक्सिस पर हमने एक्स डिस्टेंस ली है और वाई एक्सिस पर लिया है हमने फोर्स को। एक कर्व है, वो इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पर x इज इक्वल टू x1 और यहाँ पर x इज इक्वल टू x2। फिगर बना लिया? लिखो क्वेश्चन, लिखो। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी moving along x-axis varies with the position of the particle as shown in figure. The body is in stable equilibrium. The body is in stable equilibrium at option first x is equal to x1, option second x is equal to x2, option third both at x1 and x2 और चौथा ऑप्शन है neither x1 nor x2, neither x1 nor x2। ये पॉइंट हो गया x1 और ये हाँ, सर। पॉइंट हो गया x2। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्ज Q है और इस पर कुछ राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और कुछ फोर्स इसके ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो उस कंडीशन में नेट फोर्स 0 के बराबर होगा और Yes. चार्ज Q इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर हम इस चार्ज को राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस करें और इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाए, तो ये चार्ज पार्टिकल फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। और अगर नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में लगे, तो ये चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन पर फिर से वापस नहीं लौटेगा। कैसा हाँ, होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसी तरीके से अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को लेफ्ट में शिफ्ट करें और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और अगर इस डायरेक्शन में लगे तो अनस्टेबल Unstable. इक्विलिब्रियम होगा। अब देखो यहाँ पर x1 पर और x2 पर फोर्स की वैल्यू तो 0 के बराबर है। अब देखो चार्ज पर अगर हम किसी पार्टिकल को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करने पर फोर्स हो जा रहा है पॉजिटिव। तो मतलब हमने किसी पार्टिकल को राइट में शिफ्ट किया और फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में,
तो इसका मतलब ये अपनी पोजीशन पर वापस नहीं लौटेगा। इसी तरीके से अगर हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें तो देखो फोर्स हो रहा है निगेटिव। अगर हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें, फोर्स हो रहा है निगेटिव, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल फिर से अपनी पोजीशन पर नहीं लौटेगा। तो x1 पर क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो x2 की बात करें, अगर हम इस पार्टिकल को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं तो देखो फोर्स लग रहा है निगेटिव, हमने इसको राइट में शिफ्ट किया, फोर्स लग रहा है निगेटिव, तो ये अपनी पोजीशन पर फिर से वापस लौट आएगा। इसी तरीके से जब हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव, ये देखो फिर से अपनी पोजीशन पर लौट आएगा। कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। नोट कर लो। अच्छा, अब देखो हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले हमको ये बताओ कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालना आता है? चलो देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। तो हमने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमने बहुत से फोर्सेस ले लिए हैं, कुछ फोर्सेस ले लिए हैं। जैसे हमने एक फोर्स ये ले लिया है, एक फोर्स ये ले लिया है, एक फोर्स ये ले लिया है। फोर्स ले लें या वेक्टर ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने एक वेक्टर ले लिया है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ले लिया है वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर ले लिया है वेक्टर सी, और चौथा वेक्टर ले लिया है वेक्टर डी। देखो कंसीडर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी मेकिंग एंगल θ1, θ2, θ3 and θ4 with x-axis. Let their resultant is vector r making angle phi with x-axis. मेकिंग एंगल फाई विद एक्सिस। देखो हमने चार वेक्टर लिए हैं ए बी सी डी और उनका रिजल्टेंट आर है जो फाई एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है। इन चारों का रिजल्टेंट हमें निकालना है। अब इन चारों को छोड़ो, पहले एक चीज और समझो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमने दो वेक्टर्स कंसीडर कर लिए। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये। मान लेते हैं ये वेक्टर वेक्टर पी है और ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, और इसको हमने वेक्टर क्यू माना है, और ये एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है। अब हम पी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं ऐसे, जो क्यू के हेड से जा रही है। इसी तरीके से पी के हेड से एक लाइन ड्रा करेंगे जो क्यू वेक्टर के पैरेलल है, और जहां पर ये दोनों कट करेंगे उसको हमने मिला दिया, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, और इस एंगल को हमने फाई के बराबर मान लिया। अब देखो अगर हम P का x डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लें तो यहां से लेकर के यहां तक ये होगा P cos अल्फा के बराबर।
अगर हम Q का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लें तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा Q cos बीटा के बराबर। इसी तरीके से अगर हम R का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लें तो देखो जो R का कंपोनेंट आएगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं R cos phi या RX, कुछ भी लिख लो। इसी तरीके से अगर हम P का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लें ये हो जाएगा P sin अल्फा के बराबर। और अगर हम Yes. Q का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लें तो ये हो जाएगा Q sin बीटा के बराबर। और इसका रिजल्टेंट का अगर हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लें तो रिजल्टेंट का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वो होगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं R sin phi या RY लिख सकते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसको करके देखें तो RX का जो वैल्यू है वो इन दोनों के सम के बराबर होती है। R cos phi या RX की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होती है। इसी तरीके से RY या R sin phi की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं RX या R cos phi इज इक्वल टू हो जाएगा P cos अल्फा प्लस Q cos बीटा। इसी तरीके से RY इज इक्वल टू हो जाएगा P sin अल्फा प्लस Q sin बीटा। अब देखो RX जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है और RY जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है। अगर तुम गौर से देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट R के बराबर है, देखो। और P और Q का रिजल्टेंट भी R के बराबर है ना। तो यहाँ पर देखो अगर हम P और Q की जगह पर RX और RY कंसीडर कर लें, P और Q की जगह पर RX और RY कंसीडर कर लें, देखो ये वाला एंगल फाई होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RY के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और जो एंगल होगा टेंजेंट ऑफ फाई वो किसके बराबर होगा, RY अपान RX के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर हमने किया क्या है, दोनों वेक्टर्स का cos कंपोनेंट ऐड कर दिए, उससे हमें रिजल्टेंट का x कंपोनेंट मिल गया। दोनों के साइन कंपोनेंट को ऐड कर दिया, उससे हमें रिजल्टेंट का बाई कंपोनेंट मिल गया। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमने लगा दिया पाइथागोरस R इज इक्वल टू अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। अब इसी चीज को हम यहाँ पे देखो, सभी के cos कंपोनेंट का सम RX के बराबर, सभी के साइन कंपोनेंट का सम RY के बराबर। और इसी चीज को हम जनरलाइज कर देते हैं यहाँ पर, RX या R cos phi भी लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू A cos थीटा 1 प्लस B cos थीटा 2 प्लस C cos थीटा 3 प्लस D cos थीटा 4। अगर और हैं तो और लिख सकते हैं। इसी तरीके से RY इज इक्वल टू A sin थीटा 1 प्लस B sin थीटा 2 प्लस C sin थीटा 3 प्लस D sin थीटा 4। सभी के साइन कंपोनेंट को ऐड कर दिया। अगर और वेक्टर हैं तो और लिख सकते हैं। अब देखो इसका हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन डाला ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा RX। और इसका हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन डाला तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा RY। और RX और RY एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। और अगर एंगल निकालना हो तो टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू RY अपान RX। नोट कर लो।